एवरीवन, हम लोग क्लास 12th भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो है प्रचंड सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपकी ये 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज़ है। और आज इसका जो है इस वीडियो में पार्ट 4 है। और इस वीडियो में हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी इसके पहले के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हम 3 पार्ट में, इस सीरीज़ के 3 पार्ट में करवा चुके हैं, तो आप लोग उनको भी पूरे देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है और उसमें 5 सेंटीमीटर की धारा बह रही है, तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मीटर में बना लेंगे। त्रिज्या को सेंटीमीटर से किस में बना लेंगे, मीटर में। तो r बराबर 10 × 10⁻² मीटर, क्योंकि आप जानते हैं सेंटीमीटर से जब मीटर बनाते हैं तो 10⁻² से गुणा कर लेते हैं। तो r बराबर ये आपका, ये देखिए प्लस पावर है +1, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻−1 आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। फिर आगे हमको दिया गया है 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो धारा I बराबर कितना है, 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र हमको, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको B, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B है ना, उसको हमको निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आप जानते हैं कि धारावाही वृत्ताकार लूप में जब जो है करंट फ्लो करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है μ0I/2R। क्या होता है, μ0I/2R। ठीक, जहाँ R क्या है, लूप की त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे, लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फार्मूला होता है μ0I/2R। क्या होता है, μ0I/2R। आप जानते हैं μ0 हमारा क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मान होता है 4π × 10⁻⁻7। तो μ0 के स्थान पर कितना रख देंगे, 4π × 10⁻⁻7। धारा I का मान कितना दिया है, 5 एम्पीयर दे रखा है, /2 × R, त्रिज्या हमारी कितनी आई, 10⁻⁻1 आ गई है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो B बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2π × 10⁻⁻7 × 5। ये 10 की पावर जब 1 ऊपर -1 ऊपर चली जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, 10 की पावर +1 यानी कि 10 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, है ना, 10 और ये वाला 10 और गुणे कितना हो जाएगा, पाई, और गुणे 10 की घात कितना है, -7 है, तो 10⁻100 है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे पाई गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से B बराबर जो फार्मूला आ जाएगा, आंसर आएगा, वो पाई गुणे 10 की घात -7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी कि B बराबर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना भी आंसर आप छोड़ दीजिए या यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दीजिए 3.14 गुणे 10 की घात -5। ठीक, तो B बराबर कितना आ गया, 3.14 गुणे 10 की घात -5। और ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, तो आप जानते हैं 4 मात्रक होते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक होते हैं, कौन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक होता है गॉस टेस्ला, है ना। तो ये आपके 4 मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी लिख दीजिए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये B की वैल्यू आ गई, चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक,
तो एक तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, तो दूरी यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी जो है स्मॉल आर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग मीटर बना लेंगे, तो 2 × 10⁻² मीटर। ये जो है एक तार है, जैसे मान लिया ये तार है, इससे ये आर बराबर कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है कि दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान कितना दिया गया है? 10⁻⁶ टेस्ला। 10⁻⁶ टेस्ला हो गई। आप जानते हैं, अभी हमने बताया था 4 मात्रक इसके होते हैं। तो बी का मान यहाँ पर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ बी बराबर हमको दे दिया गया है 10⁻⁶ टेस्ला, यहाँ पर वैल्यू दे दी गई। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं वैद्युत धारा का मान हमको निकालना है। वैद्युत धारा I बराबर हमको क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं जब किसी चालक तार में इस तरीके से I धारा अगर प्रवाहित करते हैं, तो इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमको जब निकालना होता है, तो इसका जो है अब फार्मूला क्या होता है? B बराबर जो है μ0 I/2πr, है ना। क्या लिखते हैं? μ0 यहाँ पर I हो जाएगा /2πr, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का यह फार्मूला है। B बराबर ये सूत्र होता है। ठीक, जब किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित करते हैं तो उससे R दूरी पर। तो यहाँ पर हमको B का मान दे दिया गया है, लेकिन करंट का मान पूछा गया है। इसके जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें आप जानते हैं जो ये वाला आपने पढ़ा होगा, ये धारावाही जो लूप बनाया जाता है, इस तरीके से लूप बना था इसे, तो इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? μ0 I/2r, ये फार्मूला था इसके केंद्र पर। और जहाँ r क्या थी? इस लूप की त्रिज्या थी। बात समझे? उसी प्रकार ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें जब किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित की जाती है, तो इससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है μ0 I/2πr। ठीक, जहाँ R यहाँ पर क्या है? ये दूरी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, बट याद रखिएगा यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है हमको और I की वैल्यू हमको पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर यही हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, B बराबर μ0 I/2πr। ठीक, ये लगा देते हैं। क्या लिखेंगे? चूँकि लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, सूत्र क्या होता है? B बराबर होता है μ0 I/2πr। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक, ये क्या है? किसी चालक तार से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। तो μ0/2π, इसको अलग भी कर सकते हैं। ये जो μ0/2π होता है, μ0/2π, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2 × 10⁻⁷ होती है। कितनी होती है? 2 × 10⁻⁷ होती है। ठीक, ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए। μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷। जब 4π इधर आ जाता है μ0/4π, तो 10⁻⁷ बचेगा। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 दूनी 4, तो ये μ0/2π का फार्मूला हो जाता है 2 × 10⁻⁷। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर μ0/2π का जो वैल्यू है वो कितना रख देंगे? 2 × 10⁻⁷ यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए μ0/2π के स्थान पर रख देते हैं 2 × 10⁻⁷ रख दिया। और I की वैल्यू हमको पता नहीं, B की वैल्यू तो हमको पता है ना, तो B के स्थान पर रख देंगे 10⁻⁶। I हमको पता नहीं, तो ऐसे लिख देंगे अपान, अब टोटल नीचे बटे में R हमारा त्रिज्या दे दी गई है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 ये बर्बाद हो जाएगा, ये 10⁻² इधर ले आएंगे, क्योंकि इधर बटे में है, इधर कहाँ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो 10⁻⁶ × 10⁻² इक्वल टू इधर 10⁻⁷ × I हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो गुणे में है बटे में आ जाएगी, यानी कि 10 की घात इधर बचेगा कितना? -6 -2 मिलकर -8 हो गया। और यहाँ पर ये बटे में आ गई 10⁻⁷ इक्वल टू क्या हो गया? धारा I। ठीक, इसको अब ऊपर हम ले जाएंगे। इम्प्लाई दैट, जैसे उधर I है तो हम I बराबर इसको लिख सकते हैं। तो 10⁻⁸ और गुणे 10 की घात ये +7 हो जाएगा, यानी कि I बराबर यहाँ 10 की घात -1 बचेगा
और I बराबर 10 की घात -1 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/10 या इसको हम लिख सकते हैं 0.1, है ना। कितना लिख सकते हैं 0.1 और मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर, कितना हो जाएगा में एम्पियर। तो ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया I बराबर 0.1 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10 की घात -4 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक तार है और उसमें जो है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एल बराबर लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई स्मॉल एल बराबर तार की लंबाई स्मॉल एल बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो इसको जो है 3 × 10 की घात -2 मीटर, तुरंत हम मीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि इस तार को 2 × 10 की घात -4 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 2 × 10 की घात -4 टेस्ला, है ना। ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इतने चुंबकीय क्षेत्र में इतने लंबाई का एक तार रख दिया गया। ठीक, जैसे ही तार को रखा गया फिर उसमें 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई। तो धारा I बराबर, तार में धारा I बराबर कितनी हो गई 3 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो आपसे हमने बताया है मिली को जब भी आप चेंज करें तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका जो है किस में चेंज हो गया, एम्पियर में चेंज हो गया। तो धारा I का मान हो गया इतना। ठीक, तो प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा, अधिकतम बल आपको निकालना है। अधिकतम बल F मैक्स आपको निकालना है। ठीक, अब ज़रा इसके पीछे की कहानी ज़रा समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस तरीके से, इसमें कोई चालक तार रख दिया जाए, कोई भी चालक तार रख देते हैं। ठीक, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार रखते हैं, ठीक, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब तार की लंबाई मान लिया स्मॉल एल है, तार की लंबाई एल लंबाई का एक चालक तार है और इसमें ये थीटा एंगल बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। जैसे ही इस चालक तार में धारा I प्रवाहित करेंगे इसके ऊपर एक बल काम करता है ना। वो फार्मूला क्या होता है उस बल का, F बराबर IBL साइन थीटा। क्या लगता है फार्मूला, F बराबर IBL साइन थीटा। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है और उसमें I धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है बराबर IBL साइन थीटा। ये फार्मूला जो है लगने वाले बल का है। लेकिन अगर ये बल मैक्सिमम कब होगा, ये बल मैक्सिमम तब होगा जब ये थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 मतलब जब थीटा, ये जो बल का मान अधिकतम तभी होगा जब थीटा क्या होगा, लंबवत, यानी 90 डिग्री, यानी कि ये चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत रखा गया हो, तभी जो है इसके ऊपर अधिकतम बल कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ पर 90 इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है। ठीक, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, यानी F मैक्स बराबर सिर्फ इतना फार्मूला आ जाएगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो F मैक्स बराबर कितना आ जाएगा, IBL केवल क्या आ जाएगा। तो हमको अधिकतम बल पूछा गया था यानी कि F मैक्स निकालना है और F मैक्स बराबर, अतः हम लोग फार्मूला लगा देंगे F मैक्स बराबर क्या यूज करेंगे, IBL, केवल यही फार्मूला इतना लगा देंगे। ठीक, F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, IBL। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए F मैक्स बराबर I की वैल्यू कितनी है हमारी 3 × 10 की घात -3 हो गई और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है 2 × 10 की घात -4 इंटू लंबाई कितनी दे दी गई है 3 × 10 की घात -2, है ना। इस तरीके से जो है आपका ये सारी वैल्यू हमने इसमें रख दी। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है बस। तो एक मैक्स बराबर, देखिए सबसे पहले हम जितने नंबर हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 10 की घात सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सब के सब माइनस में सबको जोड़ लो, 4 3 7 2 9, 10 की घात माइनस का 9 हो जाएगा और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप समझ लीजिए कहाँ पॉइंट है, सबसे पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे पीछे है, उसको हम दाएं से लाएंगे बाएं, दाएं से एक अंक बाएं लाएंगे
तो एक घात क्या हो जाएगी, दाएं से जब बाएं लाते हैं तो एक घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एफ मैक्स बराबर यानी कि 1.8 गुणे 10 की घात -9 में एक जोड़ दिया। ठीक, तो ये आपका अधिकतम जो बल है यानी एफ मैक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए एफ मैक्स बराबर आ गया आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पर हमको लंबाई 3 सेंटीमीटर नहीं दी गई है, लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 वाला रख देंगे तो आंसर तो उसी हिसाब से आएगा ना, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, लेकिन जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा उसमें 5 दिया गया है, इसलिए हम 5 रख कर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू सेम है, मतलब जो इस पर लिखी है वही है। लंबाई सिर्फ यहाँ पर 3 की जगह पर 5 हो जाएगा और उसको उसी हिसाब से सॉल्व कर देंगे। 5 दूनी 10 ते 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए इसको भी वही काम कर लेना है, 3.0 हो जाएगा और ये एक ऐड कर देंगे घात इसमें। तो एफ मैक्स बराबर यानी कि अधिकतम बल बराबर, ये 3.0 का मतलब 3 ही है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा 10 की घात -8। तो 3 गुणे 10 की घात -8 इतने न्यूटन का जो है बल कार्य करेगा, यानी अधिकतम बल इतना ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है यानी कि घूमती रहती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि यहाँ पर जो 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई है ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखेंगे, गतिज ऊर्जा ये आपको दे दी गई है। गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की के बराबर दी गई है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो एक इसको जो है 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा जूल में, मतलब ये किस में बदल जाएगा, जूल में। ठीक, और बाकी आगे क्या दिया है, इतनी गतिज ऊर्जा हो गई का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की घात -5 है ना, इतना दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया गया है 9 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया है। इतने चुंबकीय क्षेत्र में जो है चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग में। आप जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी आवेशित कण वो वृत्तीय गति करता है ना, तो चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की हमको त्रिज्या निकालनी है ना, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी है। मार्ग की त्रिज्या r बराबर हमको निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पर जो है त्रिज्या हमको निकालनी है। तो आप जानते हैं वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर होता है mv/qb, ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन जब गतिज ऊर्जा दे दी गई हो, जब गतिज ऊर्जा आपको दी गई हो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ना, तब उस समय हम लोग जो त्रिज्या का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि जब हमको गतिज ऊर्जा दी गई हो तो उस समय त्रिज्या का फार्मूला होता है r बराबर √2mk/qb। क्या लिखेंगे हम लोग, r बराबर √2mk/qb। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, मार्ग की त्रिज्या r बराबर √2mk/qb, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे चूँकि मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर, फार्मूला हमने क्या बताया, कौन सा लगाएंगे, √2mk/qb। याद रखिए यहाँ क्यू क्या है, क्यू की जगह आवेश है, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे। ठीक, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब सभी वैल्यू हम लोग रख देते हैं इसमें। तो r बराबर √2, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश 9 गुणे 10 की घात -31। ठीक, 9.1 भी होता है, मतलब होता वही है, लेकिन हम कैलकुलेशन आसानी के लिए हम लोग 9 गुणे 10 की घात -31 रख देते हैं।
और गतिज ऊर्जा के का मान कितना दे रखा है हमको, 45 गुणे 10 की घात 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना है -19। ये हमको ऊपर वैल्यू हो गई। क्यों? यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना दे दिया गया है, 9 गुणे 10 की घात -5। ये हमको जो है वैल्यू जो गिवन थी उनका हम लोगों ने इस तरीके से वैल्यू रख लिया। अब देखिए नीचे तो हमको पता है 16 का गुणा 9 से कर देंगे तो 144 आ जाएगा, और पॉइंट 1 अंक के पहले है तो ये यहाँ लगा देंगे 14.4 गुणे 10 की घात नीचे आ जाएगा 19 5 24। तो नीचे का तो सॉल्व हो गया। ऊपर देखिए अंडर रूट लगा है, अंडर रूट के अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 का मल्टीप्लाई हम लोग 45 से करेंगे तो 18 पंचे 90 के 0, हासिल आया 9, फिर 18 चौक 72, 72 9 कितना हो जाएगा 81, फिर कितना है 1.6 गुणे 10 की घात ऊपर सॉल्व करेंगे तो 19 में 31 जोड़ेंगे तो 9 1 10 और ये 3 1 4 1 5 तो माइनस का 50 आ जाएगा। तो ऊपर ये इस तरीके से ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, अब अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो ये 0 बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब जानते हैं 1.6 का पॉइंट जब हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आएगा, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका ये कितना हो गया, ऊपर हो गया अंडर रूट के अंदर 81 गुणे 16 और गुणे 10 की घात -50, ये ऊपर आ गया। ठीक, नीचे अगर देखें नीचे यही रहेगा आपका 144.4 गुणे 10 की घात -24। अब आप जानते हैं रूट से बाहर 81 का 9 बाहर निकलेगा, 16 का 4 बाहर निकलेगा, 10 की घात -50 का 10 की घात -25 बाहर निकलेगा, और नीचे आपका यही रहेगा 14.4 गुणे 10 की घात -24। अब या फिर इस 10 की घात -24 को ऊपर ले लीजिए तो ये आपका 10 की घात -24 जो ऊपर जाएगा तो 10 की घात +24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 0 1 बढ़ा लेते हैं। ठीक, 9 से अगर काट दें तो ये 16 9 या 144 होता है। फिर ये जो है पॉइंट हटाया है ऊपर यहाँ पर, फिर 9 से काटा 16 9 या 144 होता है। फिर 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16 4 दहम 40 है ना, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये आपका R बराबर आ जाएगा 5/2। कितना आ गया 5/2, और गुणे 10 की घात -25 से 24 घट जाएगा तो 10 की घात -1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए R बराबर 5/2 गुणे इसको लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि 10 की घात -1 का मतलब 1/10। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये R बराबर आपका आ गया 1/4। कितना आ गया? जब आप 1/4 को डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करना है 1 को, छोटा पड़ा पॉइंट लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20, यानी कि R बराबर 0.25 है ना भाई। 4 से ले जाएंगे पॉइंट लगाया, यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर R बराबर 0.25, और ये आंसर किस में आया है मीटर में। तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप दशमलव को 2 अंक उधर ले जाइए तो ये 25 सेंटीमीटर भी हो सकता है आंसर। तो चाहे नीचे वाला आंसर लिखिए और चाहे ऊपर वाला आंसर लिख दीजिए इस तरीके से। तो आपका जो है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर हो जाएगा आंसर आपका। और याद रखिए जब आपको गतिज ऊर्जा दे दी गई हो तो आप जो है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या R बराबर √2m/3 ये सूत्र आप लोग लगाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तब ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट आपका है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और दूसरा है कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। तो सबसे पहले जो हमको वैल्यू दी गई हैं उन गिवन वैल्यू उनको लिख लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है, यानी कि कुंडली का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर वो कितना दे दिया गया है, कुंडली का क्षेत्रफल बराबर कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर हमको कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो है एरिया है और इसको
हम लोग जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो जैसे सीधे सिंपल सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया कुंडली का क्षेत्रफल हो गया, ए की वैल्यू हो गई। फिर कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यानी कि ये जो कुंडली है ये 1.5 यानी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 1.5 है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, यानी B का मान हमको 1.5 दिया गया है। अगर इस कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी फेरों की संख्या n बराबर, फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर कितने दे दी गई 100, यानी 100 फेरे हैं और इसमें 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो धारा I बराबर कितनी है 0.2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करना है हमको कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहला हमको निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, यानी M बराबर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमको निकालना है कि कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टाउ होता है, लेकिन अधिकतम मतलब टाउ मैक्सिमम हमको ज्ञात करना है। 2 वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो है कोई कुंडली है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव कार्य करता है और उस द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है M, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे चूँकि कुंडली पर लगने वाला द्विध्रुव का आघूर्ण है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला M बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है NIA, क्या होता है M बराबर NIA, ये फार्मूला होता है। तो M बराबर N की वैल्यू 100 हो गई, I की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, I की वैल्यू है 0.2 और कुंडल का क्षेत्रफल कितना है 5 × 10 की घात -4, ठीक। ये जो है हमको वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए M बराबर यहाँ पर जो है 5 × 2, 5 दूनी 10, 10 दाम 100, तो ये 100 हो गया, × 10 की घात -4, इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 10 की घात -4 से में जो है जुड़ जाएगा, तो 10 की घात -2 आ जाएगा, इतना है ना। M बराबर 10 की घात -2 आपका जो है हो गया इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो गया, है ना। इतना जो है M बराबर 10 की घात -2 मात्रक क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ से मात्रक निकला, यहाँ से आप निकाल सकते हैं M बराबर NIA होता है, N का तो कोई मात्रक नहीं, I का हो जाएगा एम्पियर और A मतलब एरिया, इसका मीटर स्क्वायर। तो आपका ये पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर, सेकंड इसमें जो दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या आपको निकालना है अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स निकालना है, ठीक। तो टाउ बराबर फार्मूला होता है MB sin थीटा, टाउ बराबर क्या होता है MB sin थीटा। लेकिन ये अधिकतम कब होगा, तो आप जानते हैं साइन कहीं पर भी आया और उसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है sin 90 का मान, है ना, यानी थीटा अधिकतम तब कब होगा जब 90 डिग्री होगा। तो टाउ मैक्स बराबर, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो टाउ मैक्स बराबर केवल क्या हो जाएगा यहाँ पर MB हो जाएगा, ठीक। वैसे होता है टाउ बराबर MB sin थीटा, लेकिन टाउ मैक्स की जब बात करेंगे तो sin 90 1 हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर MB हो जाएगा। अब M की वैल्यू हमको अभी हमने निकाला है 10 की घात -2 और B की वैल्यू हमको गिवन है 1.5, कितना है 1.5। तो टाउ मैक्स बराबर हमारा आंसर हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा 1.5 × 10 की घात -2, है ना। टाउ मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 1.5 × 10 की घात -2 और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, कितना होता है न्यूटन मीटर। इसका जो बलाघूर्ण का मात्रक होता है वो क्या होता है
न्यूटन मीटर। ये कहाँ से निकला? तो आप जानते हैं बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे जो है बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी F × R फार्मूला आपने 11 में पढ़ा होगा। तो ये आपका बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, R जो लंबवत दूरी है उसका मात्रक मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रक बना लेंगे टाउ मैक्स बराबर, यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण जो है कितना हो जाएगा? 1.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर। तो ये आपका जो है सेकंड आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाला 5 नंबर था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा? ठीक, तो आप जानते हैं जो धारा मापी का प्रतिरोध जो होता है वो होता है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक, तो धारा मापी का प्रतिरोध यहाँ पर दे दिया गया है 99 ओम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल जी बराबर धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी बराबर 99 ओम दे दिया गया है। फिर इस धारा मापी में मुख्य धारा का कह रहा है, धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, मुख्य धारा जो मेन धारा आएगी है ना, तो उसका मुख्य जब हम लोग शंट लगा देते हैं तो कुछ धारा, एक तो धारा मापी में जो मुख्य धारा कुछ भाग धारा मापी में जाएगा, कुछ शंट से होकर जाएगा। तो धारा मापी में मुख्य धारा का 10% है ना भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा कह रहा है। तो मुख्य धारा आई होती है हमारी और धारा मापी की धारा IG होती है, यानी कि यहाँ पर IG आपको दिया गया है मुख्य धारा का 10%। IG बराबर क्या दिया है? मुख्य धारा का 10%, मुख्य धारा का 10%। तो IG हमारी क्या है? धारा मापी की धारा है ना, जो धारा मापी में जाएगी धारा वो IG है। मुख्य धारा I मान लिया, इसका 10% मतलब 10/100 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो IG हमारा कितना निकलेगी? I/10 है ना, IG बराबर कितनी हो जाएगी? I/10। और हमको शंट निकालना है। ठीक, इतने एम्पियर यहाँ पर लिख देंगे। शंट S बराबर क्वेश्चन मार्क, शंट S बराबर क्या होता है? हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। शंट क्या होता है? शंट एक प्रतिरोध तार होता है जो धारा मापी को जलने से बचाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शंट हमको निकालना है। तो चूंकि शंट का फार्मूला क्या होता है? शंट S बराबर क्या सूत्र होता है? क्या होता है IG/I-IG। S बराबर IG/I-IG है ना, और इंटू कैपिटल G, ये आपका फार्मूला होता है शंट का। ठीक, क्या होता है? IG/I-IG इंटू कैपिटल G, ये शंट S बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो चूंकि S बराबर जब हम रखेंगे वैल्यू, IG हमारी कितनी है? I/10, तो IG के स्थान पर I/10 रख देंगे। ठीक, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? I/10 हो जाएगा यहाँ पर, और पूरे का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 99, क्योंकि कैपिटल G हमारा 99 दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जो है I/10 हो गया, नीचे एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पर ये इसको गुणा करेंगे तो 10i - i, देखिए 10i में से i चला गया तो यहाँ 9i बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, गुणे 99। ठीक, तो देखिए यहाँ पर S बराबर हमारा आ गया ऊपर I/9i इंटू 99, i से i बर्बाद हो जाएगा, 9 कम 9, 9 ग्रहियम 99, तो S बराबर हमारा आ गया जो है 11, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम, क्योंकि शंट भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो इतने ओम हो जाएगा। ठीक, तो शंट का मान कितना हो जाएगा? 11 ओम, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन दिया गया है। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हैं। उसके जो है वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं, यानी उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं को निष्पत्ति ज्ञात की, निष्पत्ति का मतलब रेशियो निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर दो आवेशित कण हैं, एक तो प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है। दोनों समान गतिज ऊर्जा से जो है क्या किए जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, समान चुंबकीय क्षेत्र में समान गतिज ऊर्जा से लंबवत प्रवेश करते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि उनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब कि उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का रेशियो निकालना है। तो कोई भी आप जानते हैं, कोई भी आवेशित कण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में है ना लंबवत प्रवेश करता है इस तरीके से, तो आप समझ लीजिए उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार हो जाता है।
तो उस पथ की त्रिज्या के अभी हमने बताया था R बराबर एक होता है mv/qb, ये फार्मूला होता है। और अगर गतिज ऊर्जा दी गई हो तो √2m अपान क्या हो जाएगा qb, एक ये फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा के रूप में ये होता है पथ की त्रिज्या, और ये जो है आपका जब गतिज ऊर्जा न दी गई हो यानी v वेलोसिटी दी गई हो तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमको यही वाला लगाना है, क्योंकि यही वाला लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको गतिज ऊर्जा दे दी गई है, लेकिन समान गतिज ऊर्जा दी गई है, याद रखना। समान गतिज ऊर्जाएं दोनों क्विक समान है, एक प्रोटॉन की और दूसरा अल्फा कण, और समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनके त्रिज्याओं का रेशियो निकालेंगे। ठीक, प्रोटॉन और अल्फा कण। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन के लिए। अगर प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें, प्रोटॉन के लिए अगर हम त्रिज्या देखें, वृत्तीय पथ की त्रिज्या यानी कि RP मान लेंगे इसको, तो इसके लिए अगर हम देखें तो √2 है ना, 2 हो जाएगा, और द्रव्यमान तो यही रहेगा प्रोटॉन का, m ही मान लेते हैं, गतिज ऊर्जा k रहेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन पर आवेश, तो मान लेते हैं प्रोटॉन पर आवेश E है और चुंबकीय क्षेत्र B सेम ही है। ठीक, ये मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, अल्फा कण के लिए लिखेंगे, अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए जब अल्फा कण की बात करेंगे तो R अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा कण पर जो है ऊपर क्या लिखेंगे 2, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से कितना गुना होता है, 4 गुना होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। गतिज ऊर्जा k सेम ही है दोनों की। आवेश कितना होता है, 2 प्रोटॉनों के बराबर, है ना, कितना होता है, 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश इंटू b, है ना, ये हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र b है नीचे, इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। अब यही हमको निकालना है, RP रेशियो R अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, RP रेशियो R अल्फा। तो इसके लिए समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 कर देते हैं, तो LHS से डिवाइड हो जाएगा, यानी RP बटे इधर हो जाएगा R अल्फा इक्वल टू, इधर देखिए डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2mk, है ना, और यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अपान EB, और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2mk बचेगा, √ क्या बचेगा, 2mk बच जाएगा। नीचे अगर हम बात करें तो ये 2EB, ये कितना है, 2EB। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ये बीच वाले आपस में हो जाएंगे, यानी RP अपान R अल्फ़ा इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2mk गुणे कितना हो जाएगा, 2EB अपान नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, EB इंटू हो जाएगा 2 इंटू √2mk हो जाएगा। तो 2mk कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल, B से B कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, तो ये 1/1 बचा है। कितना बचा, RP रेशियो क्या बचा, RP रेशियो R अल्फ़ा क्या हो गया, RP रेशियो R अल्फ़ा इक्वल टू आ गया हमारा 1/1, इम्प्लाइज दैट RP रेशियो R अल्फ़ा बराबर आ गया 1:1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये जो है दोनों यानी कि प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया, RP रेशियो R अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 1:1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल यानी कि 2 क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में 0 डिग्री या 90 डिग्री को छोड़कर अन्य किसी के कोण पर वो प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब जिसको इंग्लिश में हेलिक्स बोलते हैं। तो आपका ये इस तरीके से हो जाता है पथ, ऐसे इस तरीके से हेलिकल टाइप का हो जाता है। ठीक, सर्पिलाकार।
अब यहाँ पर ये बनते हैं, ये रिंग टाइप के बने हैं, इन्हें ही सर्पिल कहा जाता है। ठीक, तो इनकी त्रिज्या, ये बने हैं सर्पिलाकार, यानी कि सर्पिल बने हैं, इनकी रेडियस निकालनी है। दूसरी चीज़, इन्हीं दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी है ना, तो इनके बीच की जो ये वाला गैपिंग है ये हमको निकालना है। तो दो चीज़ें हमको निकालनी है, एक तो किन्हीं दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी, जिसे हम लोग चूड़ी अंतराल बोलते हैं, ये निकालना है, और इस सर्पिलाकार पथ की जो है वो हमको त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दे रखा है 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला हो जाएगा B का मान। 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल मतलब कि वेग, V बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकंड की चाल दे रखी है। इस चाल से 60 डिग्री के कोण पर वो प्रवेश करता है, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया आपका। तो इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या यानी कि r बराबर हमको निकालना है। और दूसरी बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल यानी कि p बराबर हमको निकालना है। ठीक, ये जो चूड़ी अंतराल है यानी किन्हीं दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी, इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, और सर्पिलाकार जो ये पथ बनना है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वैल्यू दी गई है, जो ज्ञात करना है उसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, जो सूत्र लगाएंगे है ना, यानी कि लिखेंगे सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या है ना, फार्मूला लगा देंगे। तो ये आपका फार्मूला r बराबर क्या हो जाएगा, mv sin θ/qb। क्या होता है r बराबर mv sin θ/ क्या हो जाएगा, qb। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, यानी कि इस तरीके के पथ की जो त्रिज्या होती है उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो r बराबर m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। तो आप 9.1 भी लिख सकते हैं, या 9 × 10⁻31 कर दीजिए, इससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। v की वैल्यू क्या दी गई, अगर आपको m की वैल्यू दे दी गई होती 9.1 × 10⁻31 तो फिर आप वही रखते। ठीक, नहीं दी गई तो हम ये भी रख सकते हैं। v हमारा कितना है, 4 × 10⁵ दे रखा है, और साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अपान नीचे क्या हो जाएगा, क्यों मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 × क्यों का मतलब आवेश, और यहाँ आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और B मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमारा दिया गया है 0.3। तो ये हमको वैल्यू दे दी गई है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू हम रख देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हल करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻−31 × 4 × 10⁵5, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3 ऊपर रहेगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1.6 × 10⁻−19 हो गया, और गुणे 0 कितना हो गया, 3। ये हमको सभी वैल्यू पता है, मतलब सारी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहला काम, आप ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कहीं पर भी 0 बढ़ा लीजिए एक के बाद, यानी कि 10 लिख दीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ 0.3 का पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो ये जो है हमने दशमलव को हटा दिया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर घात को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये आपका जो है जब पावर आप सॉल्व करेंगे, या फिर आप सबसे पहले काट दीजिए। देखिए 3 × 9 3, 3 × 3 9 कट रहा है, जो भी वैल्यू काट दीजिए। 4 × 1 4, 4 × 4 16। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पर, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे हम लोग। r = ऊपर देखिए 3 बच गया, और √3, 3 और √3 केवल बचा ऊपर, तो 3 × √3 गुणे, अब 10 की पावर देख लेते हैं। देखिए 10 की पावर यहाँ माइनस में 31 हो गई, दी गई है, और यहाँ पर देखिए 10⁻1, 10⁻1, तो 1 1 2 और 5 5 2 7, 10⁻7 प्लस का, और 10⁻−31, तो इनको जोड़ेंगे जब तो -31 से 7 माइनस हो जाएगा। तो 31 से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻24। ये आपका आ गया ऊपर पावर सॉल्व करने पर।
नीचे देखिए क्या बचा, नीचे हो गया आपका 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -19। तो 8 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको ऊपर भेज देंगे। तो r इज इक्वल टू 3 गुणे √3 का मान रख दीजिए, या फिर आपको अगर नहीं पता है तो √3 के जो है मतलब उसमें आंसर निकाल सकते हैं, यानी √3 को √3 आप रहने दीजिएगा अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तब। ठीक, तो यहाँ पर √3 का मान होता है 1.732 इस तरीके से, या फिर आप 0.2 अंक तक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरी वैल्यू हमने रख दी। और यहाँ पर देखिए 10 की घात सॉल्व करेंगे तो -24 + 19 तो कितना बचेगा 19 5 24, तो माइनस का 5 हो गया, नीचे कितना हो गया 8। अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक, 3 सते 21, हासिल आया 2, 3 एक 3 2 5, और ये पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक, गुणे 10 की घात -5, और ये हमारा 8 हो गया। 8 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 8 × 8, 8 छंग 48, तो देखिए 2 अंक लिए हैं तो पॉइंट आगे लगा देंगे। तो ये 8 छंग 48, 3 51 मतलब 39 हो गया। तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 7 39 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 76 बचा, तो 8 9 72, 8 9 72, तो ये इतने तक हम लोग ले लेते हैं इसको। तो आप ये समझ लीजिए कि r बराबर आपका आ गया 0.649 गुणे 10 की घात -5। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं मीटर में, या फिर इम्प्लाइज दैट r बराबर 1 पॉइंट उधर ले जाएंगे बाएं से दाएं तो 1 घटेगी और घात, तो 6.49। यहाँ पर राउंड ऑफ करके इसको 5 कर सकते हैं, 6.5 भी आप कर सकते हैं, या इतना छोड़ दीजिए। और गुणे यहाँ पर जब 1 घटा देंगे तो -5 से 1 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। इतने मीटर, तो ये हमारी हो गई त्रिज्या, है ना। त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 6.49 गुणे 10 की घात -6 मीटर, सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या। अब जो है इलेक्ट्रॉन किरण का हम लोग चूड़ी अंतराल निकालते हैं। ये हमारे ये पथ की त्रिज्या ये जो है आ गई। अब आगे जो है इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल। ठीक, चूड़ी अंतराल जैसा कि बताया है कि किन्हीं दो क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। ठीक, तो ये जो है चूड़ी अंतराल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल बराबर इलेक्ट्रॉन किरण का चूड़ी अंतराल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए ये दूरी है, हम एक जैसे एक ये सर्पिल एक ये, तो इनके बीच की दूरी है ना, किन्हीं दो क्रमागत जैसे हमको ये सर्पिलों के बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ली गई दूरी होती है, नीचे की ओर मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है तो इनके बीच की दूरी यही हो जाएगी। ठीक, तो ये दूरी हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर चाल जो हम लेंगे v cos थीटा, यानी कि जो ये क्या कौन सा होता है हमारा अच्छा समांतर घटक होता है ना, जो लिया था हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र का घटक वो कौन सा समांतर घटक है ना, वेग का घटक, सॉरी वेग का जो समांतर घटक है वो लेंगे। तो ये हो गई चाल, भाई दूरी निकालनी है, देखिए ये दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय यहाँ पर क्या लेंगे आवर्तकाल। ठीक, तो आवर्तकाल क्या होता है आपका 2πm/qb, क्या होता है 2πm/qb हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, या आप डायरेक्ट इसको याद ही रख लीजिए, ज़्यादा से ठीक रहेगा कि किन्हीं दो सर्पिलों के बीच की दूरी P बराबर क्या होता है v cos थीटा × 2πm/qb। अगर कॉन्सेप्ट से देखें तो ये दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है फार्मूला लगेगा, याद कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज जो है रख देते हैं। तो P बराबर v हमारा हमको दिया गया है 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, cos 60 हो जाएगा, और इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। अपान में नीचे क्या हो जाएगा क्यों, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा दिया गया है 0.3। ये हम सभी वैल्यू रख दिए। ठीक, अब देखिए फिर उससे वही काम, सबसे पहले दशमलव हटाइए, एक पॉइंट हटाया दूसरा पॉइंट हटाया, तो यहाँ 10 की घात 2 कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि 100 आएगा, यानी 10 की घात 2 कर दिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 कैंसिल कर दिया। और ये देखिए ये जो है
3 कन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 की घात 2 हो जाएगा, यानी 100 नीचे आएगा। तो आप 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कैंसिल कर दीजिए। अब जो है चाहें तो आप इसको इस 314 को काट सकते हैं, नहीं इसी में नहीं काटेंगे, नहीं तो ये फिर ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा। तो ऊपर हमारा देखिए कितना बचा। अब जो है ये cos 60 का मान रख दीजिए। अब cos 60 का मान 1/2 है होगा, तो 2 तो नीचे आ जाएगा, नीचे ये वाला 4 बचा। ठीक, और कितना बचा नीचे, नीचे केवल अब 10 की घात माइनस का 19 बचा, ये इतना हो गया। ऊपर ये तो हमने वैल्यू रख ही दी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे 314, ये हो गया। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये इसको भी काट सकते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कोई बात नहीं, यहीं काट देते हैं 314। और पावर क्या बची हैं, अब पावर हमारे पास 10 की घात 5 प्लस का बचा है, और गुणे 10 की घात यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का 31, बाकी वैल्यू तो नोट कर लिया, 10 की घात माइनस का 31, ये हमारे पास जो बची हुई वैल्यू है उनको हमने रख दिया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, ये कैंसिल हो गया, इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 157 आ जाएगा। ठीक, ऊपर ये जो है हमने काट दिया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो P बराबर देखिए ऊपर 3 का गुणा 157 से कर देते हैं, तो 3 सटे 21 का 1, हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा, हासिल आया 1, 3 के नम 3 और 1 4 हो जाएगा, 471। पावर ऊपर कितनी बचेगी, तो 31 से 5 माइनस कर देंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा, पूरे 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 26। और ये जो है 10 की घात 19 ऊपर गया तो प्लस का हो गया 19, बटे में नीचे क्या बचा, नीचे तो केवल हमारा 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अब ये P बराबर, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, देखिए इधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, 2 3 जा 6, 1 बच गया 11 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो ये 235.5 गुणे 10 की घात, ये 26 से 19 चला जाएगा तो 19 5 7 26 होता है, तो माइनस का 7 बचेगा। अब ये पॉइंट 1 2 अंक इधर ले आते हैं हम लोग, तो P बराबर ये हो जाएगा 2.35, 5 5 है तो 5 एक बार कर दीजिए, 2.335 गुणे 10 की घात, 2 अंक हम दाएं से बाएं लाएं तो इतने पावर ऐड करेंगे इसमें तो माइनस का 5 बचेगा। तो P बराबर 2.35 गुणे 10 की घात -5, तो ये भी हमको ये दूरी थी तो इसका मात्रक जो है मीटर हो जाएगा 2.355 गुणे 10 की घात 5, ये भी नोट कर लीजिए, 2.355 गुणे 10 की घात -5 इतने मीटर हो जाएगा। तो आपका चूड़ी अंतराल यानी कि इन्हीं 2 सर्पिलों के बीच की दूरी कितना आंसर हो जाएगा, 2.355 गुणे 10 की घात -5 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपका एक फिगर दिया गया है और उस फिगर से जो है वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बताया गया है कि 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका जो है चित्र बनाते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं चित्र हमको क्या दिया गया है। तो ये आपका चित्र दिया गया है। यहाँ पर 2 सीधे तार हैं और पहले तार में I1 धारा 5 एम्पियर बह रही है, दूसरे में I2 15 एम्पियर की बह रही है और तारों के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। और ये एक बिंदु P है इनके बीच में, जो पहले तार से जिसकी दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए अगर पहले तार से 4 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार से कितनी हो जाएगी, तो दूसरे तार से हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी दे दी गई है, टोटल डिस्टेंस हमको दे दी गई है 10। तो ये इतनी 4 है तो इतनी बचेगी कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हमको दे दी गई हैं वो उनको हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए I1 हमको कितना दिया गया है, I1 बराबर दिया गया है 5 एम्पियर, I2 बराबर कितना दिया गया है 10 एम्पियर दिया गया है। ठीक,
उसके बाद देखिए ये दूरी जो 4 सेंटीमीटर है पहले तार से दूरी, इसको R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसको जो है क्या करेंगे, मीटर बनाएंगे तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये R2 है। R2 हमारा कितना दे दिया गया है, R2 बराबर दिया गया है, हो जाएगा आपका 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, इसको डायरेक्ट मीटर में बना लीजिए, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसको घटाएंगे मीटर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो ये हमको जिनकी ज़रूरत है ये वैल्यू हमने नोट कर ली। अब इनके बीच में बिंदु P पर ये I2 जो है आपकी 15 एम्पियर है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, I2 बराबर कितना है 15 एम्पियर। तो ये हमको जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग जो है नोट कर लिए। अब हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसकी परिमाण निकालना है और दिशा निकालनी है। तो क्या निकालना है, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसका परिमाण यानी न्यूमेरल वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन बताने की दिशा क्या होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब अगर हम ये तार अब समझ लीजिए कि आप इस तार को भूल जाइए, उधर वाले को, इसको हम पहले तार को देखें, ये आपका तार फर्स्ट है, ये आपका तार सेकंड हो गया, ठीक। इसमें जो है करंट इधर की ओर जा रही, तो आप जानते हैं कि जब किसी चालक तार में, देखिए ये हो गया, इसके जो है चालक तार हो गया, इसमें I धारा अगर बह रही है, ठीक, एक सीधा तार है, तो इससे R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला B बराबर क्या होता है, μ0/2 पाई I/R, ये फार्मूला होता है, μ0/2 पाई × I/R जो है R हो जाएगा। तो अब पहले दो तार हैं चूंकि, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या मानेंगे, B1 मान लेंगे। तो B1 बराबर, यानी अगर यहाँ इस पहले तार के लिए हम लोग बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर μ0/2 पाई I1/R1, ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक। इसी प्रकार दूसरे तार के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि पहले तार के कारण, है ना, पहले तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको B1 बराबर मानेंगे। B1 बराबर फार्मूला लगाएंगे μ0/2 पाई I1/R1, ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये फार्मूला लगा देते हैं। तो μ0/2 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो μ0/2 पाई की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 2 × 10⁻⁷। तो B1 = हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, यहाँ वैल्यू रख दिया। I1 करंट कितनी है, 5 एम्पियर हो गई, बटे R1 कितना दे रखा है, R1 हमारा ये रखिएगा मीटर वाला, 4 × 10⁻² हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पर इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 और ये 2.5, क्योंकि 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। तो B1 बराबर हमारा आ जाएगा 2.5, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगी, तो 2.5 × 10 की घात कितना हो जाएगा, जो -7 + 2 यानी कि -5, इतना जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मात्रक क्या लिखेंगे इसका, या फिर टेस्ला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका जो है B1 की वैल्यू आ गई पहले तार के कारण आपका बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। अब क्या निकालेंगे, अब दूसरे तार के कारण क्या लिखेंगे, पुनः दूसरे तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको B2 बराबर मान लेंगे, फार्मूला लगाएंगे μ0/2 पाई I2/R2, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो B2 = हो जाएगा μ0/2 पाई क्या होता है, 2 × 10⁻⁷, और I2 कितना है, दूसरे तार में धारा 15 एम्पियर है, अपान R2 हमने निकाला है 6 × 10⁻² मीटर, 6 × 10⁻² हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 9 = 3, 3 × 5 = 15। तो ये आपका B2 बराबर आ जाएगा 5 × ये पावर ऊपर चली जाएगी तो फिर -7 + 2 यानी कि -5 आ जाएगी, इतने जो है क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा जो है जो B2 है चुंबकीय क्षेत्र, ये दूसरे तार के कारण बिंदु P पर है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है B1 क्या है, पहले तार के कारण है,
और यहाँ पर दिशा भी इन दोनों की बता सकते हैं। दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नेम। ये देखिए इधर हम लोग इस तार को ऐसे पकड़ेंगे तो तार अंगूठा उधर रखेंगे, किधर की ओर, जिधर धारा जा रही है। तो आप जब ये तार ऐसे पकड़ेंगे, देखिए अंगूठा धारक दिशा में, तो उंगलियां जिस तरफ उंगलियां फैली होती हैं, मुड़ी होती हैं, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अंदर की ओर होगा। लेकिन अगर इस तार के कारण हम लोग निकालें तो बोर्ड के तल के बाहर की ओर होगा। लेकिन अब आप देखिए कि बिंदु P पर जब हम परिणामी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे B बराबर, तो आपका क्या होगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करिएगा। तो बड़ा आपका B2 है, B2 से B1 माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा B2 माइनस B1 हो जाएगा। यानी B बराबर B2 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की घात माइनस का 5 माइनस B1 की वैल्यू कितनी आई है, 2.5, 2.5 × 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक, अब इसमें जो है इसको जब हम घटा देंगे तो 5 से 2.5 घटेगा तो 2.5 ही बचेगा, यानी 2.5 × 10 की घात माइनस 5। ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गॉस, टेस्ला, 4 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ए मतलब एम्पियर है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका हो गया परिणामी। ये परिणामी जो है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, कितना हो गया आंसर आपका जो है 2.5 × 10 की घात माइनस 5, इतने टेस्ला भी आप कह सकते हैं। अब इसकी दिशा किधर होगी, अगर हम दिशा की बात करें, दिशा किधर की ओर होगी। ठीक, दिशा देखते हैं अगर, तो देखिए पहले तार के कारण किधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र था, तो ये बोर्ड के अंदर था, तल के अंदर, और दूसरे तार के कारण कहाँ था, बाहर की ओर था। लेकिन इन दोनों तारों के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें दूसरे तार वाला जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र था उसको देखिए उसका परिमाण ज़्यादा था। तो दिशा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बिंदु P पर, वो यही, इसकी जो दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही दिशा हो जाएगी। और दूसरे तार के कारण जो दिशा थी वो क्या थी, कागज के तल या बोर्ड के, यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड के तल के अभिलंबवत, यानी कि ये कह सकते हैं तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। क्या लिखेंगे, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, तल के अभिलंबवत, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये हमको दिशा भी बतानी थी, तो दिशा आपकी हो गई तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, B बराबर 2.5 × 10 की घात माइनस 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक बार फिर से जान लीजिए, 4 मात्रक होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस, टेस्ला। ठीक, और तो ये जो है आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 × 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। इसके तुल्य वैद्युत धारा तथा चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के जो है नाभिक के चारों ओर 6.6 × 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग। तो आपका वेग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है 6.6 × 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये वेग हो गया। और बाकी कह रहा है कि 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है। तो त्रिज्या यानी कि स्मॉल r बराबर दिया गया 0.7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जो है मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर 0.7 × 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक, उसके बाद देखिए इसके तुल्य वैद्युत धारा हमको निकालनी है और चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत धारा यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क और चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक, जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तभी तो धारा प्रवाहित होती है, तो चक्कर लगा रहा है तो कितनी धारा प्रवाहित होगी ये बताना है और आपको चुंबकीय आघूर्ण बताना है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लिया ये हमको दी गई वैल्यू ये निकालना है। अब जैसे मान लिया हमको वैद्युत धारा का फार्मूला ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, लेकिन आपको ये पता है कि धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। ये तो आपने पढ़ा ही है, क्योंकि धारा प्रति सेकेंड जो है परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती। तो I बराबर Q/T। अब क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी E भी ले सकते हैं हम लोग, लेंगे ही,
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा E/T। टी यहाँ पर क्या है, आवर्तकाल है। टी यहाँ पर क्या रखेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्ताकार, भाई समय बराबर दूरी बट, आवर्तकाल एक समय है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो वृत्तीय पथ की दूरी का मतलब 2πr, क्योंकि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो 2πr। और चाल क्या मान लिया है, v मान लेते हैं, है ना, चाल हमने v मानी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसी को आप यहाँ ये जो स्मॉल t है इसको हम यही है ना, तो ये आवर्तकाल हो गया। ये यहाँ रख देंगे तो आई बराबर हमारा फार्मूला क्या निकला, जब यहाँ रखेंगे तो E/2πr/T/v, तो v ये ऊपर चला जाएगा, यानी आई बराबर फार्मूला हो जाएगा EV/2πr। इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं, है ना, क्योंकि हर टाइप का फार्मूला याद करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप ऐसे बना सकते हैं। तो आई बराबर, या फिर याद कर लीजिए तो बड़ा ही आसान, तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वैद्युत धारा क्या निकालेंगे, वैद्युत धारा आई बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, EV/v है, EV/2πr, है ना, ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ठीक, अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, फार्मूला हमारा हो गया, वैल्यू रख देते हैं। अब वैल्यू हमारे पास आई बराबर, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, और चाल हमको कितनी दे दी गई है, 6.6 × 10⁻4 दे दी गई है, बटे में 2 इंटू जो है पाई का मान 3.14 दिया गया है हमको। ठीक, और जो है आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.7 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला कट जाएगा, तो हम रख लेते हैं, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, तो 22/7 जब आप रखेंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा इससे ना, तो 0.1 बचेगा, इजी हो गया थोड़ा। ठीक, अब ये 0.1 और ये 6.1, इनके पॉइंट देते हैं हटा, ये हटा दिया पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर जो है कितना बचा, आई बराबर आपका क्या बचेगा, 1.6 × 66 × यहाँ पर 19 से 4 माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 15 हो जाएगा। अपान नीचे कितना बचा, 2 × 22, और कितना बचा यहाँ, तो भैया 1 बचा, ये 10 की पावर माइनस का 10 हो गया, 22 से कम 22, 22 3 66 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ये पॉइंट हटा दें, ये वाला पॉइंट, या फिर ना हटाइए, काट देते हैं, 0.8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 होता, 0.8, तो हमारा आई बराबर आंसर क्या आएगा, 0.8 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो 8 3 24, 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि एक अंक के पहले लगेगा पॉइंट, तो 2.4 हो गया, ये पावर ऊपर गई, तो ये माइनस का 15 पहले से था, ये ऊपर गई तो प्लस का जो है 10 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई बराबर आपका आ गया 2.4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस का 5। आई बराबर 2.4 × 10⁻⁵, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आपका जो है धारा, यानी कि प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, बहने वाली धारा 2.4 × 10⁻⁵ एम्पियर हो गई। ठीक, अब हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ठीक, तो चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर आपने पढ़ा है I × A, वैसे होता है NIA, अगर फेरों की संख्या दी गई तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर m बराबर I की वैल्यू कितना रख देंगे, 2.4 × 10⁻⁵, गुणे यहाँ पर देखिए a तो दिया नहीं गया है। ठीक, तो a का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा है, तो यहाँ पर πr² रख देंगे। ठीक, तो m बराबर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.4 × 10⁻⁵ गुणे इसको रख देते हैं, ज़रा 22/7 ही रखना, और हमारी जो ये त्रिज्या दी गई है 0.7 × 10⁻⁻10, 0.7 × 10⁻⁻10 ये त्रिज्या है, काट देंगे तो 0.1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसको ज़रा देखते हैं क्या आएगा, m बराबर 2.4 का गुणा 0.1 से कीजिए, तो पहले समझ लीजिए 24 लिखा है या 1 लिखा है, 24 से कम होता क्या है 24। अब पॉइंट एक अंक के पहले टोटल 2 अंक के पहले लगा दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू यहाँ पर देखिए कितना है 22 भी है ना, 22 भी बचेगा, और ये 10 की पावर यहाँ पर -5 और माइनस का 10, ये हो जाएगा -15, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगी। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 का गुणा 24 से, तो यहाँ पर 24 × 22 कर लेते हैं। देखिए 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 8 4
ये 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 4 1 5, 528 कितना हो जाएगा, 528 पॉइंट लगेगा 2 अंक के पहले, यानी 5.28 गुणे 10 की घात कितना हो गया, -15। ठीक, 5.28 गुणे 10 की घात। एक चीज़ गड़बड़ हो गया भैया, ज़रा देख लीजिए, ये r² है यहाँ पर, ये ध्यान नहीं दिया गया। इसको जो है कोई बात नहीं, इतना मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर r² है ना, 2 बार रेडियस है, एक बार और लिख देते हैं, 0.7 गुणे 10 की घात कितना है, -10, तो एक बार और हो जाएगा 10 की घात -10, तो m बराबर कितना हो जाएगा। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो कैंसिल ही हो गया। तो ये सबसे पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, 2.4 गुणे 22, जितने भी संख्याएं बची हैं, 0.1 गुणे कितना हो गया, 0.7, इसको हमने वैसे लिख दिया। अब पावर देखते हैं, तो पावर यहाँ पर 10 की पावर -5 और ये 2 पावर है ना, तो ये माइनस माइनस ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 10 की पावर -20 हो जाएगा। ठीक, और तो कुछ बचा नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 का गुणा सबसे पहले 24 से कर देते हैं, 22 चौक 88 के 8, हासिल आया 8, फिर 22 दून 44, 44 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। ठीक, पॉइंट लगेगा 1 अंक पहले लगा दिया। फिर ये इसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, तो ये सबसे दशमलव अगर हम भूल जाएँ तो कितना होगा, 7 एकम 7, लेकिन 2 अंक पहले लगेगा, यानी 0.07 हो जाएगा ये। ठीक, और गुणे 10 की घात उधर कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा आपका -25। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए पॉइंट अगर हम समझ लीजिए कि नहीं लगा पॉइंट, तो 7 से गुणा कीजिए, 7 8 56 के 6, हासिल आया 5। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, 5 19, हासिल आया 1। फिर कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 1 36 हो गया। ठीक, अब कितने अंक पहले पॉइंट लगेगा, 2 अंक और इधर 1 अंक, यानी टोटल 3 अंक पहले लगा, 3.696 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -25 है ना, 3.696 गुणे 10 की घात -25, या यहाँ पर राउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक, दशमलव को तो अब इधर उधर ले नहीं जाएंगे, तो ये जो है राउंड ऑफ कर लेंगे इसको, तो m बराबर, इसको इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, या फिर इसको जो है यहाँ पर 9 है ना, तो इसमें इस 1 बढ़ा देंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, 3.7 गुणे 10 की घात -25, m बराबर 3.7 गुणे 10 की घात -25, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, m बराबर 3.7 गुणे 10 की घात -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। इस जो है वीडियो में हमने गतिमान आवेश और चुंबकत्व के जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं या आ सकते हैं या आने के मतलब चांसेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करा दिए हैं। अब देखिए आप इससे मिलता जुलता, जैसे मान लीजिए जो भी फार्मूले पर हमने क्वेश्चन कराया, इन्हीं फार्मूले पर कोई दूसरा डाटा चेंज करके आ जाए, यानी संख्याएं वैल्यू चेंज करके आ जाएँ, तो उसकी बात नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूले पता है, तो आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें यहीं तक। बाकी जो इस प्रचंड सीरीज का जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो बेटा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कई बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, और ये न्यूमेरिकल आपकी जो सीरीज चल रही है प्रचंड सीरीज, ये आपके बोर्ड परीक्षा जो मार्च में परीक्षा है उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, यानी कि जो है आपका फिजिक्स का पेपर तो मार्च में ही पड़ेगा ना, इसलिए आपको उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक हम लगभग पूरी बुक के यानी कि आपकी पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है इसमें प्रचंड सीरीज में सॉल्व करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।